सभी लोग लाइव आ जाओ। तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हमारी जो क्लास है वो मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने देखा था। कल पहले पार्ट में हमने पहले बाबर, फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हमारा मुगल साम्राज्य और मुगल एम्पायर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग अकबर से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो अकबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आज कवर करने वाले, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना भैया। ठीक है, स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग की डैश अकबर की पालक माँ थी। डैश वॉज द अकबर्स फोस्टर मदर। कौन थी फोस्टर मदर उनकी? सबने जोधा अकबर देखा है ना, तो उसमें दिख जाएगा, उसमें पता चल जाएगा। आप लोग उसको रिलेट कर लेना आज के टॉपिक में ना। देखो, सबसे पहली चीज, पोस्टर मदर का मतलब पता है आप लोगों को? पोस्टर मदर में और रियल मदर में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो कृष्ण भगवान की भी दो माता थी ना। एक जो रियल माता थी उनका नाम क्या था, और जो फोस्टर मदर थी वो कौन थी? ठीक है, तो वैसे ही हम लोग बात करेंगे अकबर की। तो अकबर की रियल मदर का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, ये कौन थी? अकबर की रियल मदर थी। पर उनका पालन पोषण किसने किया था? महामंगा ने किया था। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो हमारी अगर अकबर की बात करोगे तो अकबर की रियल मदर का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। और उनको पाल पोस कर बड़ा किसने किया था? ठीक है, तो बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब अकबर का रूल स्टार्ट हुआ था, तो बेसिकली जब वो अपने तख्ती पे बैठा था या शासन करना स्टार्ट किया था, तो बहुत से डिसीजन जो थे वो किससे पूछ के लिए जाते थे? महामंगा के डिसीजन से पूछ के, मतलब महामंगा से पूछ के लिए जाते थे। एक और इंसान था, वो दूसरा इंसान कौन सा था? बहरम खान भी उस टाइम पे बहुत बोल सकते हैं कि बहरम खान ने भी स्टार्टिंग में अकबर को बहुत सलाह दी थी और उसने ही शासन करने में उसकी मदद की थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि अकबर की अगर आप शासनकाल की बात करो तो हम उसको तीन फेजेस में पढ़ते हैं। ठीक है, उस फेजेस के बारे में हम लोग देखेंगे कि जब हमारा बोल सकते हैं अकबर स्टार्टिंग में बैठा था, तो उसने बहरम खान का बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो बहरम खान था वो उसको बताता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर बीच में ऐसा फेज आया था कि जिसमें महामंगा बहुत सारे डिसीजंस में इन्वॉल्व रहती थी। और फिर आखिरी में बोल सकते हैं कि जो 1562 के बाद का जो सेशन, मतलब वो फेज है ना, उसमें उसने सारे के सारे डिसीजन किसके होते थे? उसके खुद के हुआ करते थे। ठीक है, ये आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग जब भी अकबर की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमको तीन फेजेस के बारे में देखना रहता है। ठीक है, अब देखो, जो हुमायूं ने आखिरी जो युद्ध लड़ा था, कौन सा युद्ध लड़ा था? 1555 में। कौन सा था? सरहिंद का युद्ध। उस युद्ध में एक और इंसान था जिसने उसकी मदद की थी, बोल सकते सिकंदर शाह सूरी को हराने के लिए। वो कौन था? बैरम खान था। ठीक है, तो बैरम खान ने हुमायूं का साथ दिया था किस युद्ध में? सरहिंद के युद्ध में। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी, तो जब अकबर राजा बना था,
तो पूरा का पूरा मतलब बताने का काम किसका रहता था, बैरम खान का रहा करता था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सिख गुरु को मुगल सम्राट अकबर द्वारा अमृतसर का महल दिया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज हैज बीन गिवन द पैलेस ऑफ अमृतसर बाय मुगल अकबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो कौन बताएगा कि किस मतलब किस सिख गुरु को मुगल सम्राट अकबर ने अमृतसर का महल दिया था। ठीक है, किसने दिया था, गुरु रामदास को दिया था उन्होंने। ठीक है, किसने दिया था, अकबर ने दिया था। कौन सा महल दिया था, अमृतसर का महल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1556 से 60 के बीच अकबर ने डैश रिएजी के अधीन शासन किया था। अभी मैंने बताया था कि 3 फेजेस में हम लोग पढ़ते हैं। तो अकबर राजा या उस गद्दी पर कब बैठा था, 1556 में बैठ गया था। तो 1556 से 60 के बीच में जब उसका शासन चल रहा था, तो ज्यादातर जो उसके डिसीजन होते थे उसमें कौन इन्वॉल्व रहता था, ठीक है, तो कौन इन्वॉल्व रहता था उनके डिसीजन में, बैरम खान इन्वॉल्व रहता था। ठीक है, तो 3 फेजेस की बात की थी हम लोगों ने। पहला फेज जो था 1556 से कब तक चला, 60 तक चला, जिसमें ज्यादातर डिसीजन कौन लेता था, बैरम खान लेता था। किसकी जगह पे डिसीजन लेता था, अकबर की जगह पे। ठीक है, ये अकबर को बताता था कि ये डिसीजन लेना है। सेकंड की बात करें तो कब चला हमारा, 1560 से 62 के टाइम पे। उस टाइम पे ज्यादातर डिसीजन कौन लेता था, बताता था डिसीजन लेना है, महामंगा लेती थी। और तीसरे फेज में कहां से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, इस टाइम पे हमारे बोल सकते हैं कि जो डिसीजन थे वो अकबर के खुद के हुआ करते थे। ठीक है, तो 3 फेजेस में हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं अकबर का। स्टार्टिंग का फेज देखोगे तो 1900 वो 1556 से 60 के बीच में जो भी डिसीजन थे, वो डिसीजन कौन बताता था अकबर को, कैसे लेने कौन से नहीं लेने, तो बहरम खान बताता था। फिर इसके बाद में एकदम से क्या हो गया, अब बहरम खान के डिसीजन में और अकबर के डिसीजन में क्या आने लगा, डिफरेंसेस आने लगा। ठीक है, तो बहरम खान का बोल सकते हो कि बाद में फिर बहरम खान को बोल दिया गया था अकबर के द्वारा कि या तो आप चुपचाप बैठ जाओ मेरी सभा में, या तो फिर अपने मतलब कि ये सब कुछ रिटायरमेंट लेके मक्का चले जाओ। तो बहरम खान ने क्या डिसाइड करा कि मैं चुपचाप तो रह नहीं सकता, तो वो कहाँ चला गया था, मक्का चला गया था। और उसी बीच में जब वो जा रहा था मक्का, तो बीच में उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो 3 फेजेस में हम लोग जो भी है अकबर का बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसने राज किया था। तो 1556 से 60 के बीच में उसके मेजर डिसीजंस के बीच में कौन इन्वॉल्व रहता था, बैरम खान इन्वॉल्व रहता था। फिर 50 60 से 62 के बीच में देखोगे तो कौन इन्वॉल्व रहता था, महामंगा इन्वॉल्व रहती थी कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। फिर 1563 से बोल सकते हैं कि उसका खुद का रूल होना स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जो भी डिसीजन लिए थे अकबर ने खुद से ही लिए थे। ठीक है, किसी से पूछ के नहीं लिए थे। क्लियर हो गया, जो उसको अच्छा लगता था वही करता था वो। नेक्स्ट देखो, अकबर ने राणा प्रताप को किस युद्ध में हराया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारे जो महाराणा प्रताप थे और अकबर थे उनके बीच में एक युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध का नाम बताओ और किस ईयर में लड़ा गया था, वो चीज भी आपको बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अकबर ने महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम क्या था, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, किस युद्ध किस ईयर में लड़ा गया था। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि अकबर की तरफ से जो अकबर की आर्मी थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। पूरा लिखो, कहाँ के राजा थे और वो, कि मान सिंह बहुत हुए हैं भैया।
ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि अकबर की जो आर्मी थी या सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मान सिंह प्रथम। ठीक है, और ये कहां के राजा थे? आमेर के। ठीक है, कहां के राजा थे? क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, 1561 में अकबर ने मालवा के शासक डैश को हराया था। जो 1561 में अकबर और बोल सकते हैं कि जो मालवा के राजा के बीच में युद्ध हुआ था, उस किस राजा को उन्होंने मालवा उस युद्ध में हराया था? और उस युद्ध का नाम भी बताओ सभी। ठीक है, आपने शासक का नाम तो बता दिया, उस युद्ध का नाम भी बताओ सभी। नेट पे सर्च नहीं करना है, अभी गूगल लेंस लगा के उस पर आंसर ढूंढने बैठ रहे हो। मेरे को क्या समझ में नहीं आता क्या? देखो, पहली चीज 1561 में अकबर और एक मालवा के शासक के बीच में युद्ध हुआ था। उस शासक का नाम क्या था? बेज बहादुर। क्या नाम था उसका? वो कहाँ का राजा था? मालवा का राजा था। और उस युद्ध का नाम क्या था? बैटल ऑफ सारंगपुर। युद्ध का नाम क्या था? बैटल ऑफ। और इस युद्ध बोल सकते हो कि हमारा ये जो युद्ध हुआ था उसमें सेना बोल सकते हो हमारी अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन दो लोग थे? कौन बताएगा? जैसे हम लोगों ने देखा ना कि जब महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था तो अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मानसिंह कर रहे थे हमारे। ठीक है, फिर वहीं पे हम लोग इसकी बात करें कि जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था मालवा के शासक और अकबर के बीच में, तो अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? दो लोग थे। ठीक है, एक का नाम क्या था? आदम खान। और दूसरे का नाम क्या था? पीर मोहम्मद खान। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? तो सबसे पहली चीज, जो हमारा मालवा और अकबर और मालवा के शासक का नाम क्या था? बैज बहादुर। उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम क्या था? सारंगपुर का युद्ध। उस सारंगपुर का युद्ध किस ईयर में लड़ा गया था? 1561 में लड़ा गया था। और अकबर की सेना का नेतृत्व कौन दो लोग कर रहे थे? आदम खान और पीर मोहम्मद खान। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये आज के टाइम पे हमको कहाँ देखने को मिलता है इसकी स्टैचू? अभी भी एक म्यूजियम बना हुआ है, उस म्यूजियम का नाम क्या है और किस जगह पे स्थित है? ठीक है, तो सबको पता है इस चीज का नाम, कि उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। ठीक है, अगर आज की बात मैं बात करूं तो एक म्यूजियम बना के रखा है उन्होंने, और अगर चाहो तो आप उसको मतलब बेसिकली उस मतलब पता कर सकते हो कि किस तरीके से उनका घोड़ा था या किस तरीके से उनको उसने ड्रेसअप करके रखा था उन्होंने। कोई तो बता दो भैया, आज के टाइम पे हमको उसका स्टैचू कहाँ पे देखने को मिल जाता है उनका? उदयपुर में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? उदयपुर में भी। कहाँ पे? सिटी पैलेस जो उन्होंने बना के रखा है वहां पे एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में आपको उनका घोड़ा जो है किस तरीके से उन्होंने उसको ड्रेसअप करके रखा था वो इंपॉर्टेंट है, वो उनको देखने को मिलता है। अब उसमें नई चीज क्या थी? कैसे ड्रेसअप करके रखा था उन्होंने? अगर उनको देखोगे तो उस जब भी वो मुगल के साथ में युद्ध करते थे तो बेसिकली अपने जो घोड़े थे उस घोड़े को बनावटी मतलब वो सूंड पहना के रखते थे। ठीक है, आपने देखा हो बहुत से फोटोज में कि बेसिकली वो क्या करते थे, उन्होंने एक सूंड बनवाई थी मतलब कि आर्टिफिशियल। उस सूंड को वो किधर लगा देते थे?
घोड़े के मतलब कि अपने मुंह के इधर लगा देते। इससे क्या होता था, बेसिकली जब भी युद्ध में मुगल साम्राज्य के पास हाथी बहुत हुआ करते थे, अगर हाथी अगर घोड़े को देखेगा तो उसके ऊपर अटैक कर देगा। पर वैसे ही अगर उसकी मतलब सूंड लगा दी जाएगी घोड़े को, तो हाथी को क्या लगेगा कि एक बेबी एलिफेंट है, कि वो हाथी का एक छोटा सा बच्चा है, तो वो बच्चे के ऊपर अटैक करेगा क्या, नहीं करेगा। तो बेसिकली ये रणनीति से वो क्या करते थे, अपने घोड़े को एक सूंड लगा के, एक ट्रंक लगा के मतलब कि साथ में युद्ध में उतरते थे। ठीक है, तो इस चीज का हमको कहाँ पे देखने को मिल जाता है, उदयपुर में जो सिटी पैलेस है उस म्यूजियम में अभी भी हमको उनका ड्रेसअप देखने को मिल जाता है कि वो कैसे ड्रेसअप है और उनके घोड़े को उन्होंने कैसे ड्रेसअप करके रखा था। ठीक है, तो वो चीज याद रखना कि उन्होंने आर्टिफिशियल एक सूट बनवा के रखी थी और वही जब युद्ध में जाते थे तो उस घोड़े को पहना देते थे। ठीक है, कि जब भी कोई बड़ा हाथी उस घोड़े को देखे तो ऐसा नहीं लगे कि ये घोड़ा है, उसको लगे कि ये बेबी एलिफेंट है, तो वो उसको छोड़ दे। ठीक है, उसके ऊपर अटैक ना करे। तो इस तरीके से उनकी रणनीति थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, बैरम खान द्वारा ग्रहण की गई कौन कौन सी उपाधि थी, बैरम खान को किस किस नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, तो कौन कौन से नाम से बुलाया जाता था, खान बाबा के नाम से भी बुलाया जाता था और खाने खाना के नाम से भी बुलाया जाता था। खान बाबा जो था वो नाम किसने दिया था उनको, हुमायूं ने दिया था भैया। खान बाबा जो उपाधि थी वो किसने दी थी, हुमायूं ने दी थी। और हुमायूं और खाने खाना जो उपाधि थी वो किसने दी थी, अकबर ने दी थी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर हो गया। क्लियर है सबको। तो याद रखना कि जो खान बाबा की उपाधि थी वो किसने दी थी, हुमायूं ने दी थी। और खाने खाना की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी। नेक्स्ट देखो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट और दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, कौन था जिसने अपने आप को आखिरी बार मतलब आखिरी हिंदू सम्राट था जिसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। ठीक है, और उसको दूसरे नाम से भी क्या बोला जाता था, दूसरा नाम भी बता दो भैया। ठीक है, तो कौन था वो हिंदू शासक, हेमचंद, जिसको दूसरे नाम से किससे नाम से जाना जाता है, हेमू के नाम से। ठीक है, हेमू विक्रमादित्य, जो कि अपने आप को उपाधि के नाम से बुलाता था वो। ठीक है, क्या बुलाता था, हेमू विक्रमादित्य। अपने बोल सकते कि ऐसा आखिरी हिंदू शासक था जिसने अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी, विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, आखिरी शासक था, ये चीज याद रखना। और हमारा अगर हेमू की बात करें तो हेमू और अकबर के बीच में क्या कोई सा युद्ध लड़ा गया था, कौन सा युद्ध था वो, सेकेंड बैटल ऑफ पानी, सेकेंड बैटल ऑफ, कौन सी बैटल थी, पानीपत का युद्ध था, ये चीज याद रखना। ठीक है, किस किस के बीच में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच में। पर अकबर ने खुद ने लड़ा था क्या, उसकी तरफ से कौन लड़ रहा था, बैरम खान लड़ रहा था, ये चीज याद रखना। उसकी तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, बैरम खान लड़ रहा था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, कौन जीता था, बैरम मतलब कि अकबर जीता था और कौन हार गया था, हेमू विक्रमादित्य हार गया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, बैरम खान किसके द्वारा मारा गया था। अभी बताया था मैंने कि बैरम खान बेसिकली जब 1562 के टाइम पे जब अकबर में और हमारे बैरम खान में डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो गए थे, दोनों के विचार अलग अलग हो गए थे, कोई कोई डिसीजन पे दोनों की चल मतलब कि एक बात नहीं होती थी। तो अकबर ने बेसिकली उनको ऑप्शन दे दिया था, या तो इस सभा में आप अपने बोल सकते हो कि चुपचाप मैं जैसा राज कर रहा हूँ वैसा देख लो, या तो फिर रिटायरमेंट लेके कहाँ पे चले जाओ, मक्का चले जाओ। ठीक है, मक्का अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए ही जा रहे थे मक्का।
पर बीच में क्या हुआ, गुजरात में एक पाटन करके एक जगह है, वहां पर क्या हो गई, उनकी हत्या हो गई। उस हत्या को करा किसने था, उसका नाम बताओ। ठीक है, उसका पूरा नाम बताना। अब बता तो दिया आपने आंसर, उसका पूरा नाम भी बता दो। ठीक है, तो पहला सही आंसर क्या है हमारा, मुबारक खान। आगे उसका नाम क्या है, लोहानी। बहुत सी किताबों में क्या दिया उसका पूरा नाम, मुबारक खान लोहानी। ठीक है, अब बेसिकली इस बोल सकते हैं कि कौन सी जगह पे बैरम खान की मृत्यु हुई थी, कब कौन सी जगह पे मारा गया था, तो पाटन नाम याद रखना। ठीक है, ये कहां पर स्थित है, गुजरात में। क्लियर हो गया। तो जब वो मक्का की यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो गुजरात की एक जगह का नाम क्या है, पाटन, वहां पे उनकी हत्या कर दी गई थी। किसने हत्या की थी, मुबारक खान लोहानी ने। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, गोंडवाना या गढ़कटना की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, जो युद्ध हुआ था गोंडवाना या गढ़कटका का, उसकी लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी। बताओ सभी। ठीक है, तो किस किस के बीच में लड़ी गई थी, रानी दुर्गावती के बीच में और हमारे आसफ खान के बीच में। अभी आसफ खान कौन है, मुगल का ही एक तरीके से बोल सकते हो कि अकबर ने ही ये लड़वाई थी, और बेसिकली उसका नेतृत्व कौन कर रहा था उस टाइम पे, आसफ खान कर रहा था। ये चीज याद रखना। ठीक है, इन्वॉल्व कौन था, मुगल ही इन्वॉल्व थे, अकबर की तरफ से ही लड़ रहा था, पर नेतृत्व कौन कर रहा था सेना का, आसिफ खान कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में क्या हुआ, बेसिकली जो रानी दुर्गावती थी, जो दुर्गावती थी वो किसकी मतलब पत्नी थी, तो उनके पति का नाम क्या था। ठीक है, दलपत शाह एक तरीके के बोल सकते कि वहां के राजा थे, और उधर के राजा बोल सकते कि उनकी पत्नी थी। जब दलपत शाह मर गए थे, तो बेसिकली रानी दुर्गावती ने युद्ध लड़ा था किसके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। और उस टाइम पे मुगल का नेतृत्व कौन कर रहा था, आसिफ खान कर रहा था। इस युद्ध में उन्होंने मतलब बहादुरी से लड़ा तो था, पर आखिरी में वो हार गई थी। और जब उनको लग रहा था कि सेना उनके कर मतलब बोल सकते कि राज्य में घुसने वाली, तो वो अपने आप को उन्होंने स्टेप करके मार लिया था, मतलब खुद ने ही चाकू घोंप लिया था अपने लिए। ठीक है, तो बेसिकली फिर इस युद्ध के बाद जब मुगल साम्राज्य ने ये गोंडवाना या गढ़कटका का युद्ध जीता, तो बेसिक क्या करा, जो दलपत के भाई थे, जो छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, चंदेला शाह, उसको ये पूरा का पूरा बोल सकते कि राज दे दिया गया था। ठीक है, तो आसिफ खान ने ये राज को जीतकर किसको दे दिया था, दलपत शाह के छोटे भाई को, जिसका नाम क्या था, चंदेला शाह, उसको दे दिया था। ठीक है, तो कि वो अपने हिसाब से रूल करे, पर किसके अंडर में रूल करेगा, मुगल साम्राज्य के अंडर में रूल करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अकबर के शासनकाल के दौरान भूमि का विविकरण था, सही जोड़ी मिलाइए। कैटेगराइज द लैंड ड्यूरिंग द अकबर रेंज, चूज द करेक्ट पेयर। कौन कौन सी पेयर सही है ये बताइए। आपको पता है, तुक्का मार रहे हो भैया सभी। यहाँ चल जाते हैं आप लोगों के तुक्के, क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, एग्जाम में नहीं चलेंगे। उल्टा याद ही रखना, उल्टा गलत ही होंगे ये। ठीक है, तो अगर देखोगे तो उस टाइम पे जो लोपज है, जो पोलज है, वो पोलज जो शब्द है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, जब एक साल में खेत में एक ही बार खेती की जाती थी, तो उसको किस शब्द से बोला जाता था, पोलज के नाम से जाना जाता था। जैसे आपने 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, ज्योग्राफी की बुक, उसमें फेलोलैंड की बात की गई है। फेलोलैंड आपने देखा होगा, करंट फेलोलैंड देखा होगा, तो करंट फेलोलैंड क्या होता है,
जो भी खेत में एक साल में उनकी खेती हुई होती है, जिस खेत में एक साल के अंदर बीच बीच में खेती होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट फैलो लैंड बोलते हैं। तो वैसे ही उसने अकबर ने क्या करके रखा था कि अलग अलग खेतों को अलग अलग नाम दे के रखा था, कि जिस खेत में एक साल में एक ही बार खेती होती है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, पोलज के नाम से जाना जाता है। अगर किसी भी खेत में एक साल में दो बार खेती, मतलब 2 साल में एक बार खेती होती है, तो उसको क्या बोला जाता था? परती बोला जाता था। ठीक है, और किसी खेत में 4 या 5 मतलब 3 या 4 साल में एक बार खेती होती है, तो उसको क्या बोला जाता था? चचर बोला जाता था। या 5 से ज्यादा अधिक वर्षों के बाद किसी मतलब एक खेत में खेती होती थी, तो उसको क्या बोला जाता था? बंजर बोला जाता था। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है हमारे? सही है, तो उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो बेसिकली उसने क्या करा था? अलग अलग खेतों को अलग अलग तरीके से नाम करके दे दिया था कि कौन से खेत में एक साल में खेती हो रही है, किस खेत में बोल सकते हो कि 2 साल में एक बार खेती हो रही है, किसमें 3 या 4 साल में हो रही है, या किसी में 5 से ऊपर हो रही है, तो उसको क्या बुलाता था? वो बंजर बुलाता था। जिससे क्या रहता था? बेसिकली उसको पता रहता था कि कितनी उपजाऊ होगी। ठीक है, क्योंकि एक तरीके का एस्टिमेशन होता है ना, कि अभी भी हमारे जो बोल सकते हो कि जब हमारे इधर खेती होती है तो हम लोग क्या करते हैं? एस्टिमेट निकाल देते हैं कि हमारे इंडिया में इतने ही गेहूं निकलेंगे, इतने सोयाबीन निकलेंगे, इतने चने निकलेंगे। ठीक है, तो एस्टिमेशन लगाने के लिए, जिससे वो क्या कर सके? अपने रेवेन्यू को डिसाइड कर सके। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, डैश के अतीत में किसान जो भुगतान करता था उसका आधार पर राजस्व, द डैश रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द पीसेंट हैज बीन पेइंग इन द पास्ट, उस चीज को क्या बोला जाता था? देखो बेसिकली इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि कोई भी किसान है, अगर किसान को एक तरीके से राजस्व देना है, रेवेन्यू देना है, तो बेसिकली उसका क्या देखा जाएगा? अतीत का बोल सकते हैं हिसाब देखा जाएगा कि अतीत में उसने कितना राजस्व पे करा है या कितना टैक्स पे किया है। तो जो अतीत का टैक्स रहता था या रेवेन्यू रहता था, उसको वो अकबर किस नाम से बुलाता था? ठीक है, हर बार आपके तुक्के नहीं चलेंगे भैया। इस बार क्या सही है? पहला वाला ही सही है। उसको क्या बुलाता था वो? नासक और ककुटू बुलाता था। ठीक है, तो नासक और ककुटू जो था एक तरीके का बोल सकते कि अतीत का राजस्व था। कि बेसिकली अगर मान के चलो कि अगर मेरे को अगर आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे, तो बैंक वाला सबसे पहले आपका क्या चेक करेगा? सिविल चेक करेगा। अब वो सिविल क्या रहता है एक तरीके से आपका? बेसिकली उस सिविल में क्या सब कुछ डिफाइंड रहता है कि बेसिकली आपने अभी जो बैंक में लोन लेने के लिए आए हो, क्या इससे पहले आपने कभी लोन लिया है? अगर लोन लिया है तो आपने सही टाइम पे उसकी ईएमआई या सही टाइम पे उसको पे किया है कि नहीं किया, उसी के आधार पे आपको क्या दिया जाता था? लोन दिया जाता था। तो वैसे ही अकबर भी किया करता था। अकबर क्या करता था? कोई भी किसान होता था तो उस किसान से देखता था कि पहले पिछले साल या बोल सकते हो कि पिछले 5 साल में उसने कितना कर भरा है। इससे क्या पता चल जाता था कि उसने 5 साल में उसने कितनी खेती करी है, कि उसके पास कितना खेत है और उस खेत से वो कितनी खेती कर लेता है। तो उसके आधार पे वो क्या करता था? वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करता था या कर कलेक्ट करता था। क्लियर हो गया? तो बेसिकली इससे क्या पता चल जाता था कि कोई इंसान है तो इंसान अपने 5 साल में खेत से कितना कमा पा रहा है, तो उसी के आधार पे उससे बोल सकता है कि कर लिया जाता था। ऐसे नहीं कि एक साल उसने कम कर लिया, एक साल ज्यादा कर लिया, तो इस हिसाब से एक एवरेज निकल जाता था। ठीक है, तो अनुमानित बोल सकते हैं कि एवरेज निकाल कर ही वो क्या लेता था? कर लेता था या राजस्व लिया लिया करता था। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम पे? नासक बोला जाता था या कोकोटू बोला जाता था। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए डैश में इबादत खाना या पूजा का घर बनवाया था। कहां पे बनवाया था उसने इबादत खाना? ठीक है, तो कहां बनवाया था ये सबको पता है? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक चीज और पढ़ लो यहाँ पे, कि जो सुल एक कुल है, इसका नाम सुना है आप लोगों ने? सुल है कुल एक तरीके से क्या है? ये शब्द किससे रिलेटेड है? ये तो हमको पता है कि अकबर से रिलेटेड है, पर इसका मतलब क्या होता था? ये एक तरीके का क्या था? विचार था। ये एक तरीके का क्या था? आइडिया था, जो कि किसने स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस करा था?
अकबर ने स्टार्ट किया था। तो सुल ए कुल में एक तरीके का विचार था जिसमें क्या बताया गया था अकबर ने कि जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे किसी को भी क्या करना नहीं चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस आइडिया को अकबर ने एक नाम दिया था, उस आइडिया का नाम क्या था? सुल ए कुल नाम दिया था। ठीक है, तो उसने एक धर्म भी बनाया था ना, उस धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही था। तो वैसे ही उसने जिस धर्म का नाम जैसे दीन ए इलाही दिया था, तो एक आइडिया, एक विचार था उसका, जिस विचार का नाम क्या था? सुल ए कुल। उस कुल या उस विचार के हिसाब से किसी भी इंसान को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे मतलब कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उस आइडिया को उसने इस विचार में बताया था। तो इस तरीके का वर्ड कभी यूज हो जाए तो ये चीज याद रखना, ये पहली चीज की अकबर से रिलेटेड है। और इसका मतलब क्या होता है कि जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे लोगों का भेदभाव नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये विचार किसका था? अकबर का था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अकबर द्वारा व्याख्यात नया धर्म था, द न्यू रिलीजन प्रोपोगेटेड बाय अकबर वॉज, कौन सा धर्म था? ठीक है, तो सबको पता है कि कौन सा धर्म था? दीन इलाही, और बोल सकते हो कि यशस्वी आस्था, मतलब कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवाइन फेथ। क्लियर हो गया? तो हमारे अकबर ने बोल सकते कि एक धर्म का बोल सकते कि स्टार्टिंग की थी, इंट्रोड्यूस करा था। उस धर्म का नाम क्या है? दीन इलाही। और उसको दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? डिवाइन फेथ के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अब इसमें मतलब बोल सकते कि इस धर्म का बोल सकते उसने अलग क्यों किया था? अब इस चीज के बारे में बाद में जब क्लास होगी वो चीज समझाऊंगा। पर बेसिकली उसने क्या करा था, ये जब धर्म बनाया था ना, तो इस धर्म को उसने ऐसा नहीं करा था कि जबरदस्ती लोगों पे थोप दिया हो कि आपको, मैंने ये धर्म बनाया तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी थी। पर अगर आप बात करो तो इस दीन इलाही के उस टाइम पे कितने फॉलोअर्स थे? अकबर के साथ में कितने फॉलोअर्स ने इस धर्म को साथ दिया था? फॉलोअर्स का नंबर बताओ सभी कमेंट सेक्शन में। और उनमें से बोल सकते हैं कि कौन प्रसिद्ध था जिसका नाम आपको पता है कि इसने ये रिलीजन फॉलो करा हो, ये धर्म फॉलो करा हो? और सब लोग ईयर भी बताना कि किस ईयर में ये रिलीजन या धर्म बनाया गया था। ठीक है, तो सबको ये चीज पता है कि दीन इलाही जो है वो किस ईयर में बना था? 1582 में बना था। ठीक है, और बेसिकली उस टाइम पे कितने फॉलोअर्स थे? 15 फॉलोअर्स थे इसके, दीन इलाही के। और उनमें से एक हम बोल सकते हैं कौन थे हमारे? एक ने बोला राजा बीरबल। ठीक है, तो बीरबल थे। क्लियर हो गया? तो बीरबल की भी बात करें तो बीरबल ने अकबर के टाइम पे कौन से धर्म को अपना लिया था? तो दीन इलाही धर्म को अपना लिया था, ये चीज याद रखना। ठीक है, और उस टाइम पे दीन इलाही के कितने फॉलोअर्स हमको देखने को मिलते हैं? स्टार्टिंग में 15 फॉलोअर्स थे। ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती नहीं थोका गया था किसी के ऊपर कि अकबर ने ये धर्म बनाया है तो सबको ये फॉलो ही करना पड़ेगा। ठीक है, जबरदस्ती नहीं थी किसी के ऊपर। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट देखो, झरोका दर्शन की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? ठीक है, एक झरोका दर्शन क्या होता है? एक तरीके का दर्शन है जो कि किस, पहले ये बताओ कि किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, तो हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किस शासक के बारे में पढ़ रहे हैं? अकबर के बारे में। तो रिलेटिवली हमको सबको पता है कि आंसर क्या होगा? अकबर होगा। अब ये होता क्या है झरोका दर्शन? कौन बताएगा? किसी को पता है? बेसिकली आपने कभी मतलब हाँ, शाहरुख खान के बारे में सुना है ना? तो बेसिकली आपने देखा बर्थडे, जब उसका बर्थडे होता है तो बेसिकली वो अपनी बालकनी में आके सबको हाथ हिलाता है। ठीक है, तो एक तरीके से सबको धन्यवाद करता है और सब आपको उसको बर्थडे विश करने के लिए उधर इकट्ठे भी होते हैं उसके घर के आगे। घर का नाम क्या है उसका? मन्नत। ठीक है, तो मन्नत के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं उसकी बालकनी में आके, वो सबको हैंड रेस भी करता है और सबको मतलब धन्यवाद करता है। तो उसी टाइम पे एक बोल सकते हैं कि अकबर ने एक दर्शन का इस्तेमाल किया था या दर्शन स्टार्ट किया था। उसको क्या बोलता था वो? झरोका दर्शन। अब वो झरोका दर्शन में करता क्या था? जो उसका महल होता था, उस महल की जो बालकनी होती थी, उस बालकनी में आके वो क्या करता था? सबकी जो भी
बोल सकते समस्या थी, वो सब चीज़ों को वहाँ पे क्या करता था, एड्रेस करता था। ठीक है, तो बेसिकली बोल सकते, जो बोल सकते कि यहाँ पे को जन सुनवाई होती है ना, जो बोल सकते कलेक्टर वगैरह बहुत सी बार जन सुनवाई करते हैं, तो जन सुनवाई में जाके क्या करते हैं, बेसिकली लोग बैठे रहते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं। तो वैसे ही झरोका दर्शन में जो महल रहता था, उस महल की बालकनी में अकबर आके जितनी भी लोगों की समस्या होती थी उनको फेस टू फेस 1 to 1 सुनता था और उनकी समस्याओं को सॉल्व करता था। ठीक है, उसी को उन्होंने, उसने क्या नाम दिया था, झरोका दर्शन नाम दे के रखा था। ठीक है, तो उससे याद रखना। क्लियर हो गया? आया समझ में? नेक्स्ट देखो, अब राजस्व पिछले 10 वर्षों के आधार पर नापी गई भूमि की औसत उपज पर तय किया गया अकबर द्वारा प्रणाली शुरू की गई थी। राजस्व प्रणाली को क्या कहा गया था? इसको ध्यान से पढ़ो, उसका आंसर करो। और सभी उसको क्या क्या गया था? देखो, अब पिछली बेसिकली मैंने बताया था कि अगर कोई भी राजस्व या रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था तो उसमें क्या करा जाता था, पिछले 10 साल का क्या देखा जाता था, एक एवरेज देखा जाता था कि कोई भी इंसान है तो उसने 10 साल में कितना रेवेन्यू पे किया है, उसके आधार पे उससे इस साल का क्या लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था। ठीक है, तो उस प्रणाली को या उस सिस्टम को क्या कहा जाता था, तहशाला प्रणाली कहा जाता था। कौन सा प्रणाली कहा जाता था? तहशाला प्रणाली कहा जाता था। और इसी प्रणाली को एक और नाम दिया गया है, उस प्रणाली का भी नाम बताओ सभी। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किसी को पता है तो उसका आंसर बताओ कोई। इसको एक और प्रणाली इसके नाम से जाना जाता है, उस प्रणाली का नाम क्या है? तोदरमल प्रणाली। ठीक है, तोदरमल सिस्टम भी स्टार्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बोल सकते हैं कि उस टाइम पे स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, तोदरमल के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, या उसी ने स्टार्ट करा था, ये सिस्टम को उसी ने खोजा था। ठीक है, स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ था, अकबर के टाइम पे हुआ था। पर एक्चुअल फाउंड करने वाला या इस चीज को मतलब फाउंड करने वाला या सही तरीके से स्टार्ट करने वाला आदमी कौन था? तोदरमल था। इसलिए उसको तोदरमल वो सिस्टम या प्रणाली के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। दहशाला, अब इसमें होता क्या था बेसिकली, जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था, रेवेन्यू मतलब कि पिछले 10 साल का एक एवरेज निकाला जाएगा, उसके आधार पे इस साल का रेवेन्यू इकट्ठा होगा। और जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था उसमें क्या कर दिया जाता था, दो पार्ट्स कर दिए जाते थे। एक होता था 1/3 और दूसरा क्या होता था, 2/3। जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था वो बोल सकते हैं कि 1/3 जो था वो किसके पास चला जाता था, राज्य के पास चला जाता था। और जो 2/3 था वो बाकी के जो नीचे के मंत्री रहते थे उनमें डिवाइड हो जाता था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि वो जो रेवेन्यू रहता था उसके भी दो पार्ट्स कर दिए जाते थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला पहली व्यक्ति था? ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे उस तरीके से मत पढ़ लेना भैया। ठीक है, तो उस तरीके से बेसिकली कि भैया मतलब कि किसने अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ किया था, वरना गलत तरीके से पढ़ लो उसको। ठीक है, तो कौन से शासक थे वो, कहाँ के शासक थे? कछवाहा के राजपूत शासक थे। कछवाहा के कौन से शासक थे? राजपूत शासक थे, जिनने अपनी बेटी का नाम क्या था, जोधाबाई। उनका विवाह किसके साथ कर दिया था, अकबर के साथ कर दिया था। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है कि जो जोधाबाई है, बेसिकली मुगल काल के टाइम पे उनको किस नाम से बुलाया जाता था? जैसे हम लोगों को तो नॉर्मली कॉमन नेम जोधाबाई पता है, पर उन बुक बहुत सी मुगल टेक्स्टों में जोधाबाई का नाम कुछ और तरीके से, मतलब कि एक मुगल नाम से, या अब जो बोल सकते हैं, जो इस्लाम धर्म के हिसाब से नाम दिया गया है, उस नाम का नाम, उसका नाम बताइए सभी। क्या भाई?
ठीक है, एक जने ने कहीं शायद नेट पे से निकाल लिया है। अब देखो भैया, छोड़ दो यहाँ पे, बाद में निकाल लेना नेट पे घर जाके। जो क्वेश्चन मिलेगा ना, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो वैसे ही नेट पे से ही निकालते हो आप लोग, तो उसको निकाल लेना। अब देखो यहाँ पे पहली चीज समझ लो, जो कछवाहा के राजा थे, उन राजा का नाम क्या था? कौन से शासक थे? राजपूत शासक का नाम क्या था? राजा भारमर। ठीक है, ये राजा थे, इन राजा की पुत्री का नाम क्या था? जोधाबाई। और जोधाबाई को बहुत सी किताबों में मुगल शासकों ने किस नाम से बुला के रखा है? मरियम उस जमानी। ठीक है, तो इस तरीके से उनका जो बोल सकते हैं, जोधाबाई का नाम जो है इस तरीके से बहुत सी जगह पे फ्रेम होके रखा है। ठीक है, तो अगर नेट पे भी ढूंढोगे तो नेट पे मिल जाएगा आपको, विकिपीडिया ने सबसे पहले यही नाम दे के रखा है। क्लियर? ठीक है, जोधाबाई दूसरी बार बताया कि उनको कॉमनली जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों चीज याद रखना कि जोधाबाई जो है, बहुत से मुगल बुकों में उनको किस नाम से फ्रेम करके रखा है? तो मरियम उस जमानी के नाम से फ्रेम करके रखा है। तो मरियम उस जमानी और जोधाबाई एक ही चीज है, ये चीज याद रखना। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? कौन कौन से कारण थे उनके? ठीक है, तो लोकप्रियता के कारण कौन कौन से थे? मनसबदारी सिस्टम हमने देखा था, मनसबदारी की जो प्रथा चलती थी वो एक तरीके से सक्सेसफुल थी उनके लिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या था मनसबदारी। फिर दूसरी क्या थी? धार्मिक नीति। धार्मिक नीति मतलब कि उनने क्या करा था, जो दो तरीके के जो कर थे वो क्या कर दिए थे? अबॉलिश कर दिए थे, हटा दिए थे। वो दो टैक्सों के नाम बता सकते हो आप लोग? पहले तो जजिया हटा दिया था, जो जजिया टैक्स लगता था लोगों के ऊपर वो हटा दिया गया था। दूसरा कौन सा टैक्स हटाया था? तीर्थ यात्रा के लिए जो कर दिया जाता था वो तीर्थ यात्रा का कर भी हटा दिया गया था। ठीक है, फिर तीसरी, उनने भूमि राजस्व में वो बहुत सारी चीजें देखी थी। हम लोगों ने देखा लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, उन लोगों ने बोला रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम बना के रखे थे, जैसे टोडरमल सिस्टम हमने देखा था। तो उस तरीके के अच्छे लैंड से रिलेटेड उन्होंने रेवेन्यू कनेक्ट करने के लिए सिस्टम बना के रखे थे। और लास्ट हमारा सोशल रिफॉर्मर या प्रणाली समाज सुधार भी उन्होंने किया था। एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि उन्होंने सोशल रिफॉर्म में ये काम किया था, किस चीज को बैन कर दिया था? ठीक है, स्लेवरी सिस्टम जो था वो खत्म कर दिया था। एक और डेवलपमेंट था उनका मेन, जो चाइल्ड मैरिज होती थी उस टाइम पे, चाइल्ड मैरिज पे भी उन्होंने क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था। ठीक है, ये चीज याद रखना, बहुत सी किताबों में ये चीज दे के रखी है, हर किसी किताब में नहीं दी है पर किताबों में, एनसीईआरटी में हमको ये चीज देखने को मिलती। ठीक है, तो जो स्लेवरी सिस्टम था कि दास बनाने वाला जो सिस्टम था उसको भी अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, सोशल रिफॉर्म के नाम पे। और दूसरा की जो चाइल्ड मैरिज होती थी, जो बाल विवाह होते थे, उस पर भी क्या लगा दिया था उन्होंने? बैन लगा दिया था। तो इन सब चीजों से हमको क्या पता चलता है कि हर, मतलब लोकप्रियता में अकबर ने ये सारे के सारे काम किए थे। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम उनका बहुत अच्छा था, धार्मिक नीति उन्होंने स्टार्ट की थी, भूमि राजस्व जो प्रणाली था वो भी उनका सक्सेसफुल हुआ था, और जो प्रणाली समाज सुधार के लिए उन्होंने काम किए थे वो भी क्या थे? सक्सेसफुल थे। क्लियर हो गया? तो सही कौन सा है हमारा आंसर? तो 1 2 3 4, तो लास्ट का चारों के चारों चीज क्या है? सही है। तो रिलेटिवली ये चीज याद रखना कि मनसबदारी हम लोग पढ़ने वाले आगे। पर अगर आप रिलीजियस पॉलिसी की बात करोगे, दो चीज थी कि जो जजिया था वो हटा दिया था, और जो तीर्थ यात्री के लिए जो कर लगाया जाता था वो भी हटा दिया गया था। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अभी हमने देखा। चौथी चीज, जो सोशल रिफॉर्म थे, उस सोशल रिफॉर्म में उन्होंने दो बेसिकली चीजें की थी। जो दास बनाने का सिस्टम था वो खत्म कर दिया था, और जो चाइल्ड मैरिज थी, बाल विवाह था, उस पर बैन लगा दिया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित सम्राटों में से किसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा गया है? ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर वी कॉल द एनलाइटेंड डिस्प्यूट?
ठीक है, तो किसको बोला गया है? अकबर को बोला गया। क्यों बोला गया है? प्रबुद्ध निरकुश क्यों बोला गया? अनलाइटेड डिस्पोट क्यों बोला गया है उनको इस तरीके से, इस उपाधि से क्यों बोला गया है? कि बेसिकली बोल सकते हो कि वो समझदार बहुत थे, नॉलेजेबल आदमी थे। इतनी ताकत आने के बाद भी वो बोल सकते हो कि समाज के सुधार के लिए काम करना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उनको कौन सी उपाधि देके रखी थी? एक प्रबुद्ध निरकुश के नाम से बोला गया है, द एनलाइटेड डिस्पोट के नाम से बोला गया। क्लियर हो गया? तो बेसिकली वो समाज के सुधार के लिए बहुत सारे काम करना चाहते थे, और बेसिकली उनके पास नॉलेज भी थी और इतनी ताकत भी थी। मतलब इतनी ताकत थी कि बोल सकते हैं वो गलत इस्तेमाल भी कर सकते थे, पर उन्होंने गलत इस्तेमाल ना करके लोगों की भलाई के लिए भी काम किया था। ठीक है, तो इसलिए उनको ये उपाधि दी गई थी। क्लियर हो गया? तो एक प्रबुद्ध निरकुश या बोल सकते हैं एन अनलाइटेड डिस्पोट किसको कहा गया है? तो अकबर को कहा गया। नेक्स्ट देखो, अकबर के शासनकाल में सैन्य व्यवस्था आधारित थी। मिलिट्री सिस्टम इन रेन ऑफ अकबर वॉज बेस्ड ऑन, किस चीज पे वो बेस्ड थी, आधारित थी वो? ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता था? मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता है मनसबदारी सिस्टम? ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूं, पर बेसिकली इसका मतलब समझ लो बस। मनसबदारी जो था वो एक तरीके से कैसा सिस्टम था? पद का सिस्टम था, कि पद कैसे डिसाइड करना है, रैंक सिस्टम था उस टाइम पे। ठीक है, जो भी बोल सकते हैं कि बड़े मतलब के ओहदे का ऑफिसर रहता था, उसको एक रैंक दे दी जाती थी, और उस रैंक के हिसाब से उसकी दो चीजें डिसाइड होती थी, कि उसको कितने क्या बोलते हैं सेना मिलेगी और कितने घोड़े मिलेंगे। तो जो सेना रहती थी उसको क्या बोलते थे? जाट, और दूसरे क्या बोल देते थे? सवार बोला जाता था। ठीक है, तो जो मिलिट्री कमांडर या सैन्य कमांडर हुआ करते थे, उनकी क्या फिक्स कर दी जाती थी? एक रैंक फिक्स कर दी जाती थी, और मनसब जिसको बोला जाता था, और उस रैंक के हिसाब से उनको क्या मिला जाता था? जाट में लिए जाते थे और सवार मिले जाते थे। जाट मतलब कि सैन्य कमांडर दिए जाते थे, जो सोल्जर रहते थे ना, जो सिपाही रहते थे, वो दिए जाते थे। और सवार मतलब कि कितने घोड़े दिए जाएंगे। ठीक है, तो रैंक के ऊपर डिपेंड करता था कि उनको कितने सेना सिपाही मिलेंगे और कितने घोड़े मिलेंगे, या बोल सकते घोड़े पे मतलब घोड़े वाले जो सिपाही हैं वो मिलेंगे। ठीक है, सैन्य कमांडर जो मिलेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से ये चीज याद रखना मनसबदारी के लिए। तो मनसबदारी सिस्टम एक तरीके का पद प्रथा का एक सिस्टम था, जिसमें रैंक डिसाइड की जाती थी, और उस रैंक के बेसिस पे क्या मिला जाता था? दो चीजें मिलती थी, एक जात मिला जाता था और दूसरा सवार मिला जाता था। तो जो जात था वो किससे रिलेटेड थी? सिपाही से रिलेटेड। और जो सवार था वो किससे रिलेटेड था? हॉर्स से, या बोल सकते हैं कि जो घोड़े वगैरह रहते थे, घोड़े चलाने वाले सिपाही थे, उनसे रिलेटेड रहते थे। जितनी ज्यादा पोस्ट होगी, जितनी बड़ी रैंक होगी, उतने ज्यादा सिपाही मिलेंगे, उतने ही ज्यादा हमको घोड़े मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अकबर ने किस वर्ष में दिन ए इलाही की रचना की थी? ठीक है, यह लॉन्च किया था उसको। ठीक है, तो ये चीज सबको पता है, हमने पहले भी आंसर करा है कि 1582 में दिन ए इलाही जो धर्म था उसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? किसका निर्माण करवाया था? जामा मस्जिद का कराया था, कुतुब मीनार का कराया, ताजमहल का कराया, या बुलंद दरवाजा का कराया? और ये भी बताना भैया वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब ये भी बता दो कि किस उपलब्धि में बनाया था उन्होंने बुलंद दरवाजा को? ठीक है, तो हमको आंसर मिल गए सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ड बाय अकबर? तो सबसे पहली चीज क्या बनवाई थी उसने? बुलंद दरवाजा बनवाया था। कहां पर स्थित है ये? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर वहीं पे हम लोग ये बात करें कि ये जो बुलंद दरवाजा था, बोला जाता है बहुत सी बुकों में कि ये बुलंद दरवाजा किस लिए बनवाया गया था?
जो गुजरात पर विजय के बाद में अकबर ने ये बुलंद दरवाजा बनवाया था, कहां पर बनवाया था? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि गुजरात पर विजय प्राप्त करी थी, इसलिए उन्होंने किसका निर्माण करवाया था? हमारे बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित का मिलान की एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ उनके मकबरे हैं, तो सबके बताने हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहली चीज, अकबर का तो सबका पता ही होगा कि अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में स्थित है, ये तो सबको पता है ना। अब हुमायूं का हमने पढ़ा ही है, हुमायूं का कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बाबर का कहाँ पर स्थित है? काबुल में स्थित है। ठीक है, और जहांगीर का कहाँ पर है भैया? लाहौर में आखिरी बचा। ठीक है, इसको भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? तो ये मकबरे के बारे में जरूर याद रखना कि जो बाबर है, बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? काबुल में स्थित है। हुमायूं का हमने पढ़ा है दिल्ली में स्थित है। अकबर का कहाँ पर है? सिकंदरा में। और जहांगीर का कहाँ पर स्थित है? लाहौर में। ठीक है, तो ये मकबरे के बारे में नॉलेज अच्छे से रखना। नेक्स्ट देखो, अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहने वाले और जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित जैन साधु कौन थे? ठीक है, तो जगत गुरु किसको बोला था उन्होंने? जो कि जैन साधु थे एक। ठीक है, तो कौन थे ये? हरि विजय सूरी। ठीक है, तो अकबर के दरबार में उन्होंने कुछ वर्षों तक, क्या वर्षों तक रहे थे, जिनको बोल सकते हैं कि अकबर ने एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम क्या है? जगत गुरु। ठीक है, तो वो कौन थे? हरि विजय सूरी। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु की सूचना जाने पर अकबर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंहासन गढ़ किया गया था? ठीक है, तो उसका बोल सकते हैं कि अभिषेक किया गया था, ये सिंहासन पर चढ़ा दिया गया था, तो वो कौन सी जगह है? इसका आंसर सभी को अपने कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो कि हुमायूं की मृत्यु की सूचना जाने पर अकबर को निम्नलिखित स्थान पर सिंहासन पर चढ़ा दिया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अकबर वॉज एनथ्रोन्ड ऑन गोइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हुमायूंस डेथ? ठीक है, तो वो कौन सी जगह थी जहां पर उनका राज अभिषेक किया गया था? क्लियर है सबको? तो हमने अकबर से रिलेटेड आज जितने भी टॉप वो बोल सकते हैं क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट करें। इसके बाद हम पार्ट 3 में हमारे जो बाकी के जो मुगल शासक हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, जहांगीर से स्टार्ट करेंगे जितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सभी कमेंट सेक्शन में जरूर करना भैया। थैंक यू।